Good morning to all of you. Welcome to another lecture of PAPCON Physics. We were doing chapter number 1 electrostatics, and here we are with part number 2. So let us start. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग किस किस तरीके से की जा सकती है, ठीक है। हमने चार्जिंग के बारे में पढ़ा था लास्ट आर्टिकल में, लास्ट स्लाइड्स में हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में, कि किस तरीके से चार्ज क्या होता है ना। तो चार्जिंग मीन्स कि चार्ज एक्यूमुलेट करना है, किसी चीज़ में चार्ज आ जाना, उस चीज़ को हम चार्जिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग मीन्स कि किस किस तरीके से चार्जिंग की जा सकती है, ठीक है। तो बेसिकली 3 तरह से चार्जिंग की जा सकती है: चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होती है? सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी की जब बात की थी, when two bodies are rubbed together, electrons are transferred from one body to another. As a result, one body becomes positively charged and other body becomes negatively charged. यही बात की थी हमने फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में कि जब कोई दो बॉडीज़ या दो सर्फेसेस आपस में रब किए जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ +1 में भी हमने पढ़ी हुई है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए ग्लास रोड इज़ रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। एग्जाम्पल है, जब हम ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो उसमें चार्ज जो प्रोड्यूस होता है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है, तो उस चीज़ को आप चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन इक्वल अमाउंट अपीयर साइमल्टेनियसली। ये एक नोट करने वाली बात है कि जब भी दो सरफेसेस या बॉडीज़ को रब करके चार्जिंग प्रोड्यूस की जाएगी तो उसमें जो चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो हमेशा, पहली बात है, इक्वल होगा। दोनों बॉडीज़ में इक्वल चार्ज होगा, अपोजिट साइन का होगा, यानी एक में पॉजिटिव होगा दूसरे में नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, ठीक है, और दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज पैदा होगा और वो एक साथ जनरेट होगा, ठीक है, एक ही समय पर जनरेट होगा जो चार्ज होगा दोनों में। क्लियर है? जब हम रब करते हैं तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से आप कैसे चार्जिंग करते हैं, पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, पढ़ते हैं इसे। इफ ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज बॉडी, द चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज एंड रिपेल सिमिलर चार्ज प्रेजेंट इन द अनचार्ज बॉडी। मीन्स देखो इसमें क्या हुआ है कि जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नज़दीक लेकर आया जाता है तो चार्ज बॉडी क्या करती है, अनचार्ज बॉडी में जो अपोजिट चार्ज होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और जो जो सिमिलर चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है, अनचार्ज बॉडी में जो सिमिलर चार्ज प्रेजेंट होगा उसको रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को लेकर हम इसे पढ़ते हैं। देखिए, एक चार डायग्राम बनाए हुए हैं, चार आप कह लीजिए कि स्टेप्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। तो स्टार्टिंग से लेकर मीन्स जब दोनों बॉडीज अनचार्ज हैं, और लास्ट है जब दोनों बॉडीज चार्ज हो गई हैं। तो एक डायग्राम हम सबसे पहले लेते हैं, ये वाला फर्स्ट, जिसमें दो मेटल सरफेस लिए हैं, स्फेरिकल मेटल स्फीयर लिए हुए हैं, ठीक है। वो दोनों एक इंसुलेटेड स्टैंड पर माउंट किया हुआ है, यानी इंसुलेटिंग स्टैंड पर माउंट किया, यानी ये आपस में नीचे से इस तरीके से कंडक्शन नहीं हो रही है। ये दो मेटल दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये इस तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं ऊपर से, लेकिन नीचे से इस पाथ से इस तरफ से कोई कंडक्शन नहीं हो सकती, और ना ही इनका चार्ज अर्थ में या फिर इसके नीचे जा सकता है, क्योंकि इंसुलेटिंग है ना, इंसुलेटिंग है तो चार्ज नीचे भी नहीं कहीं जा सकता। चार्ज सिर्फ इन दोनों में इस तरीके से ट्रांसफर हो सकता है, ए से बी की तरफ, इस जगह से, ठीक है। तो देखो, जैसा हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में कंसेप्ट बताया हुआ है, हम उसको समझ कर आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, ए और बी तो अनचार्ज बॉडी है, ठीक है। अनचार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में आपने एक चार्ज बॉडी लेकर आते हो। ये नेगेटिव चार्ज जो ब्लू कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक चार्ज बॉडी है, ठीक है। तो जब चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नज़दीक लेकर आते हो, तो जैसा कि कंसेप्ट में बताया गया है कि अनचार्ज बॉडी के
अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए ये नेगेटिव था तो अनचार्ज बॉडी के अपोजिट चार्ज कौन से हुए, प्लस के हुए, है ना। तो ये प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो जितने भी प्लस चार्ज थे वो इस किनारे पर एक्यूमुलेट हो गए, यहाँ पर सारे एक यहाँ पर इकट्ठे हो गए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, और आगे क्या लिखे, एंड रिपेल सिमिलर चार्ज प्रेजेंट इन द अनचार्ज बॉडी। और अनचार्ज बॉडी में जो सिमिलर चार्ज थे, सिमिलर कौन से इसके, यानी माइनस के सिमिलर तो माइनस ही होंगे ना, है ना। तो माइनस चार्ज जितने तो उनको रिपेल कर रहा है, तो रिपेल जब करेगा तो ये यहाँ से होते हुए बी के इस किनारे पर जाकर इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हो। तो कंसेप्ट आपको शायद क्लियर हो गया हो कि एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी ए और बी के नज़दीक लेकर आते हैं। तो चार्ज बॉडी जिस चार्ज से चार्ज है, जैसे नेगेटिव चार्ज से चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज वालों को तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव सारे इस तरफ आ गए, है ना। और जो इसके अपोजिट होंगे, प्लस के अपोजिट या फिर सिमिलर चार्ज प्रेजेंट इन अनचार्ज बॉडी, सिमिलर यानी जिनमें माइनस ही है, जिस चार्ज की बॉडी आप नज़दीक लेकर आ रहे हो वही वाला चार्ज वाले जो पार्टिकल्स हैं वो इससे दूर चले जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इसको किया, तो प्लस चार्ज ए के लेफ्ट एंड पे एक्यूमुलेट हो गए, है ना, और जो नेगेटिव चार्ज थे वो सारे बी के राइट एंड पर एक्यूमुलेट हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, देखिए यहाँ पे एक्चुअल में कैसे हुई है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स हुई है यहाँ पे। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई है तो यहाँ पे वैसे भी नेगेटिव चार्ज ही आएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़े टाइम बाद हम क्या करते हैं, मेटल चार्जेस को, जो मेटल स्फीयर थे उनको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लिया। ठीक है, अलग अलग करने के बाद भी आप देखेंगे कि दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज मेंटेन है। ठीक है, ए के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, और बी के किनारे पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है ना, वहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और थोड़ी देर बाद आप जब देखेंगे तो ये पाओगे कि जो पॉजिटिव चार्ज जो पहले सिर्फ ए के किनारे पे लेफ्ट एंड पे यहाँ पर एक्यूमुलेटेड था, ठीक है, वो पूरे सरफेस के ऊपर फैल गया, स्फेरिकल जो सरफेस है ए का उसके ऊपर फैल गया। इस तरीके से जो नेगेटिव चार्ज था वो बी के पूरे सरफेस के ऊपर फैल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इस तरीके से होती है। नेक्स्ट, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन से कैसे चार्जिंग होती है, सिंपल है, डायग्राम से बहुत अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे इसे। देखिए इसको पढ़ते हैं, टेक टू कंडक्टर्स, वन चार्ज्ड एंड अनदर अनचार्ज्ड। हमने दो कंडक्टर लेने हैं, ठीक है, एक तो आपने चार्ज ले लिया और एक ले लिया अनचार्ज। ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने अनचार्ज बॉडी ले रखी है और एक आपने चार्ज्ड बॉडी ले रखी है, जिसके ये देखिए आप किनारे पर प्लस जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो एक्यूमुलेटेड है ना। ठीक है, द चार्ज ब्रिंग द कंडक्टर्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो आप कर क्या रहे हैं, इन दोनों को आपस में साथ साथ रख रहे हैं, कॉन्टैक्ट में रख रहे हैं। अभी देखिए पहले डायग्राम में, इसमें फिगर में क्या था, दोनों अलग अलग पड़े हैं, चार्ज और अनचार्ज, लेकिन बाद में आप क्या करते हो, आप दोनों को साथ लेकर आते हो। ठीक है, तो जब दोनों को साथ लेकर आते हैं तो क्या होता है, जो ये वाली बॉडी का चार्ज था, चार्ज वाली का, वो देखिए इसके किनारे के ऊपर भी फैल गया, है ना। ठीक है, इसके बाद जब आप इन दोनों को थोड़ी देर के बाद अलग अलग कर दोगे, ठीक है, तो क्या देखोगे कि दोनों बॉडीज़ में अलग अलग, दोनों के आउटर सरफेस पे चार्ज मेंटेन है। ठीक है, यानी दोनों चार्ज हो चुकी हैं। आप कॉन्टैक्ट से अगर आप हटा भी देंगे तब भी जो चार्ज है वो परसिस्ट कर रहा है, वो उसमें बना हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो, और दोनों बॉडीज़ उसी वाले चार्ज से चार्ज होंगी जो चार्ज बॉडी के ऊपर इनिशियली था। लाइक कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, तो दोनों बॉडीज़ पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएंगे। ठीक है, और अगर शुरू में आप अनचार्ज बॉडी को एक नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास में लेकर आते हो, वो दोनों नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो चार्जिंग हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का आपने मीनिंग पहले से आपको पता भी हो, कंडक्शन मतलब कि जो चार्ज को अपने अंदर से पास होने देता है। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो बॉडी जैसे इस बॉडी में चार्ज था, तो जब इसको कनेक्ट में तो यहाँ से चार्ज पास हो गया। ठीक है, जब चार्ज पास हुआ तो इसके भी ऊपर सारा फैल गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी चार्ज हो गया। तो इसी चीज़ को आप चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये तीनों मेथड्स पढ़ लिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपने कूलम्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी पढ़ा था,
आपने न्यूटन्स के लॉ पढ़े थे, है ना। तो काफ़ी सारे लॉज आप +1 में कर चुके हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। +2 में कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्स लॉ देखो क्या कहता है। Listen, if two stationary point charges q1 and q2 are kept at a distance r, क्या बोला गया है? दो चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस है। पॉइंट चार्जेस तो आपको पता है ना, पॉइंट चार्जेस तब कहेंगे जैसे ये दो चार्जेस हैं, अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है ना, जो डिस्टेंस उनको सेपरेट कर रहा है दो चार्जेस को, ठीक है, तो हम इनको बोलेंगे कि पॉइंट चार्जेस है। अगर ये चार्ज पास पास में होते हैं तो हम इनको पॉइंट चार्ज ना बोलते। अब जो डिस्टेंस इनको सेपरेट कर रहा है, यानी जो आर है, वो इनके साइज से, यानी Q1 वाली जो बॉडी है उसके साइज से, Q2 जो चार्ज बॉडी है उसके साइज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है आर जो है, ठीक है। इस वजह से हम इन दोनों को पॉइंट चार्ज बोलते हैं, Q1 और Q2 को, ठीक है। तो Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज हैं और जिसको हमने डिस्टेंस आर से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें क्या होता है एक्चुअल में कि जब ये दो चार्ज किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड आर हैं तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, ठीक है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। दो पॉइंट चार्ज आपने एक डिस्टेंस के गैप में रखे हैं तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा हो जाएगा। आपको पता है अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा, और अगर सेम चार्जेस हैं, आइडेंटिकल चार्जेस हैं, ठीक है, तो रिपल्शन होगी। क्लियर है। तो आपको पता है ये। तो अब वो जो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन का जो फोर्स होगा उसको कूलम लॉ इस तरीके से बताता है कि हम उसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एफ क्या है? एफ है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन करवा रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। अब देखिए ये किस तरीके से आया, ये आपने पढ़ी हुई है +1 में कि कांस्टेंट कहाँ से आता है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर, यानी Q1 और Q2 है ना, दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है एफ उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मीन्स Q1 और Q2 चार्ज की जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं? आर के, आर स्क्वेयर के, यानी डिस्टेंस के स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और इसका इफेक्ट डबल एक्सटेंट में पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इस रिलेशन को कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए आप सिंपली क्या लगा देते हो, एक कांस्टेंट साइन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये हमने सीधा इसको लिख दिया, प्रोपोर्शनल साइन हटाकर हमने इक्वल टू के लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जो इस तरीके से हमने ये एक रिलेशन बनाया है फोर्स का, जो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। के जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है जिसको हम कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, कूलम्स कांस्टेंट। और कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं अगर आप के को इस तरफ रखेंगे, ठीक है। और जो बाकी है जो बाकी एंटिटीज़ है आपको इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो एफ आर के ऊपर चला जाएगा, है ना। और Q1 Q2 चार्ज आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी जो मेजरमेंट है आप एफ ऊपर है तो न्यूटन रहेगा, ठीक है। और Q1 Q2 आप कूलम में मेज़र करते हैं, ये नीचे चला जाएगा तो ये पर कूलम स्क्वायर, और आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, आर आप मीटर में मेज़र करते हैं तो मीटर स्क्वायर ऊपर रहेगा, है ना। एफ आर स्क्वायर ऊपर अपॉन Q1 Q2 यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट बन जाएगा के का। और इसकी जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 × 10⁹ मापी गई है, ठीक है। और इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो के की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती है एक नंबर पे तो आप सिंपली ये लाइन लिख सकते हैं, लाइक वैल्यू ऑफ के इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये कूलम्स लॉ है आपका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मीन्स
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो कहाँ पे किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, क्या वो Q2 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसके अलोंग ही एक्ट करेगा, यानी जो अट्रैक्शन होगी वो भी इस लाइन के अलोंग होगी और जो रिपल्शन होगी अगर वो भी इस लाइन के अलोंग ही होगी, ठीक है, इस लाइन के अलोंग। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा जो आपने निकाला है कूलम्ब्स लॉ से वो इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, ठीक है। सेकेंड, the force is repulsive if the charges have the same sign and attractive if they have opposite signs। ये आपको पता है कि अगर सेम नेचर के चार्ज है मीन्स दोनों की जो साइन है वो सेम है, जैसे अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी रिपल्सिव फोर्स होगा वहाँ पर। और अगर अपोजिट हैं जैसे एक प्लस है और एक माइनस चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए Q1 प्लस है और Q2 नेगेटिव है, ठीक है, माइनस का चार्ज है, तो आपस में अट्रैक्शन होगी, यानी अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव मीन्स कंजर्वेटिव मीन्स का क्या मतलब होता है, देखिए ये देखिए कंजर्वेटिव आपने +1 में पढ़ा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस याद है आपको? कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता था कि मान लीजिए एक एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है, ठीक है, तो अगर आपको इसमें इन दोनों के बीच में कुछ वर्क करना पड़ता था, ठीक है, वर्क करना पड़ता था, तो जो वर्क होता था वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता था, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर सिर्फ डिपेंड करता था, ठीक है। वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता था कि इनिशियल पोजीशन से किस पाथ को फॉलो करके फाइनल पोजीशन तक आया गया, ठीक है, समझ रहे हो? तो जो वर्क था, ठीक है, समझ रहे हो, वर्क जो था वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता, तो हम उसको बोलते थे कंजर्वेटिव वर्क। और उसमें जो फोर्स होते थे हम उसको कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते थे, ठीक है। तो Q1 और Q2 के बीच में जो F, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, वो भी कंजर्वेटिव है। मीन्स ये Q1 और Q2 की इनिशियल लोकेशन यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। Q1 किस लोकेशन पे है, Q2 किस लोकेशन पे है, ठीक है। ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि किस पाथ के अलोंग, किस पाथ को फॉलो करके जो अट्रैक्शन है वो या फिर रिपल्शन है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ में जब आपसे पूछा जाए अगर आपके एग्जाम में कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों कहते हैं इसको, तो आपने सिर्फ इस फैक्टर की है जो आपने के एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, तो इसमें सिर्फ ये जो वन ये डिनोमिनेटर में जो आर स्क्वायर है आपने सिर्फ इसकी बात करनी है, डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ये इनवर्स में है जो फोर्स है उसके, है ना, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना आर स्क्वायर के, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, इसी वजह से, इस एक वजह से ही इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे इस चैप्टर का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कूलम्ब्स लॉ, तो ये हमने यहाँ पे फिनिश किया है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।